किट मैं लेके आया और उसके बाद मैंने एक दो पेशेंट्स पे यूज की और उसके बाद मैंने रख दी। 2013 में मैंने फिर दोबारा से सामान इकट्ठा किया और उसके बाद शुरू किया उसको। तो पहला जो मैंने क्लैंप लगाया तो मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा उस पे, मगर उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने कहा नहीं, अब करना ही करना है हर सूरत। तो अब यकीन करो कि हार्डली 1 मिनट लगता है आपको सिंगल टूथ आइसोलेट करने में। माशाल्लाह। अ, तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग अभी क्योंकि स्टार्ट ले रहे हो, अभी हम्म। से अपनी इंस्टिंक्ट डेवलप कर लोगे तो आपके लिए आगे बहुत आसानी हो जाएगी। जी सर। अगर आप इसी हेजिटेशन में रहोगे कि करूं ना करूं, तो आप कभी भी इस फेज से बाहर नहीं निकलोगे। ठीक हो गया। हाउस जॉब बड़ा अच्छा टाइम है एक्सपेरिमेंट्स करने का। ज्यादा ज्यादा क्या होगा आपको, शीट टीयर हो जाएगी, क्लैंप नहीं लग रहा होगा, मगर आप लगा सकते हो। और सही सर। अपना हाथ साफ करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है सो सर। एनीवे, जब आप सिंगल टॉथ आइसोलेशन कर एंडो में नॉर्मली हम सिंगल टोथ आइसोलेशन प्रिफर करते हैं, बट सम टाइम जब आपकी विजिबिलिटी का इशू हो रहा हो या आपका माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड हो, तो फिर हम मल्टीपल टीथ को आइसोलेट करते हैं। और ये आर्मामेंटेरियम है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, रबर डैम शीट्स हैं, पंच प्लायर, क्लैम्प्स, फ्रैम, इनकी मेरा ख्याल है इनको डिस्कस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको ये आइडिया होगा ही इसका। खुद को आप एग्जामिन करते हैं कि कहाँ पे आपने लगाना है, पेशाब एजेस अगर कोई होड है तो उसको आप राउंड ऑफ करते हैं, फ्लॉस करके इंटरडेंटल एरिया में स्पेस बनाते हैं। हाँ, जब आपने जो मैंने सीखा है वो ये है कि आपने रूट कनाल करना है तो आप मीडियम थिकनेस डैम यूज करते हैं, और अगर आप रेस्टोरेशन कर रहे हैं तो फिर आप हैवी थिकनेस यूज करते हैं। ये पर्सनल प्रेफरेंस पे है। सम टाइम लोग मैं बाज दफा हैवी भी यूज कर लेता हूँ। तो जब आप इन चीजों के साथ खेलते हैं तो आपको खुद आइडिया हो जाता है। अच्छा हाँ, जब आप सिंगल टोथ आइसोलेट करने लगते हैं तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। सम टाइम आप क्लैंप पहले लगाते हैं, सम टाइम आप क्लैंप को होल करके तो उसके अंदर इंगेज करके और फिर इंगेज करते हैं। एक टेक्निक होती है पैराशूट टेक्निक, उसको उससे भी आप कर सकते हैं। तो जब भी आप जिस टूथ को आप आइसोलेट जिसकी एंडो करने लगे उसके ऊपर एक मार्क बना लिया करें, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने इसी टूथ के इर्द गिर्द क्लैंप्स लगाने हैं। समटाइम ये हो जाता है, मुझसे भी हो जाता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एनीवे उसके ऊपर आप एक मार्क कर दिया करें ताकि आपको इजी हो जाए कि आपने उसी टूथ को आइसोलेट क्लैंप करना है। और अच्छा, इसमें 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट बनता है। 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट इस तरह है कि इसके जो है आपने जब आप क्लैंप को चूज करते हैं तो आपने इस तरह उसको इंगेज करना है कि उसने जो टूथ की आउटलाइन है, आइदर बकल और लिंगुअल, उसके ऊपर ऊपर ही उसने कैच करना है। अगर वो इंटरडेंटल एरिया में चला जाएगा तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप जब उसकी रेस्टोरेशन करने लगेंगे तो वहां पे मैट्रिक्स नहीं लग सकेगा, वैच नहीं लग सकेगी। ठीक है, तो इसलिए आपने इस तरह प्लान करना है कि आपकी रेस्टोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब आप लगाने लगे तो वहां पे मैट्रिक्स भी एडजस्ट हो जाए, वैच भी लग सके और आपका गम भी टीयर ना हो। अ, ये रूल ऑफ 4 है जो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अब ये इसमें 4 टेक्निक्स हैं। क्लैम्प फर्स्ट टेक्निक, देन रबर फर्स्ट टेक्निक, विंग टेक्निक और ब्रैकेट और पैराशूट टेक्निक। तो ये 4 डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इस वक्त इनको सिर्फ मेमोराइज करना जरूरी है। ऑब्वियसली आप लोग यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं, तो आप उस पे इन चीजों को आप स्टडी कर सकते हो। आप लोग तो लकी हो कि आप लोगों के पास अब ये सब चीजें अवेलेबल हैं कि आप यूट्यूब से बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। मैंने भी ऑनेस्टली जो रबर डैम आइसोलेशन सीखी है वो यूट्यूब से सीखी है, रिपीटेडली वीडियोस देख देख के। अच्छा, आप रबर डैम लगा देते हैं तो आइसोलेशन उसके इर्द गिर्द भी बात दफा
लीकेजेस होते हैं, उसके लिए लिक्विड डैम यूज किया जाता है। समटाइम लिक्विड डैम उतर जाता है तो आप वहां पे फ्लोएबल कंपोजिट को भी यूज कर सकते हैं। फ्लोएबल कंपोजिट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बट एंड ऑफ द डे आप बड़े रिलैक्स होकर उसके साथ कर सकते हैं। और इन्वर्जन भी की जा सकती है, बट स्टार्ट में आप अभी जब आइसोलेशन का प्लान करें तो आप अभी रबर डैम लिक्विड डैम या आप फ्लोएबल के साथ उसको आइसोलेट कर लें। सर ये पहली पिक्चर में फ्लोएबल कंपोजिट आपने प्लेस किया हुआ है इस वाली में? नहीं, जो है फर्स्ट वाली जो है इसके अंदर, सॉरी जी सर। ये जो वाइट वाइट है इसको लिक्विड डैम कहते हैं। और सेकंड जो है वो इसके अंदर आप ये फ्लोएबल आप देख रहे होंगे छोटा छोटा सा। जी सर, ठीक हो गया। ठीक है। इसकी जो तकसीम है ना, जब आप पंच करने लगते हैं तो पंच करते हुए जो आपका शीट पंच है उसके अंदर 6 होल्स होते हैं। नॉर्मली 5 भी होते हैं और 6 भी होते हैं। जो सबसे बड़ा होल होता है उसको हम एंकर होल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मोलर होल होता है। फिर जो थर्ड वन है वो प्री मोलर्स के लिए होता है, तो केनाइन के लिए होता है। फोर्थ वन फॉर अपर इंटीरियर्स एंड फिफ्थ वन फॉर लोअर इंटीरियर्स। इसमें आपने ये करना होता है कि अगर आपका मोलर बड़ा है तो आपने एंकर होल पंच करना है। अगर मीडियम साइज है तो आप सेकंड वाला करें। मैं हमेशा 1 नंबर छोटा होल पंच करता हूँ। उसकी रीजन ये होती है कि जब आप उसको आइसोलेट करते हैं, एक तो ऑटोमेटिक इन्वर्जन हो जाती है मार्जिन की, दूसरी बात ये है कि टाइट सील बनती है, और तीसरा जो है आपको जब आप लिक्विड डैम लगाते हैं तो वहां पे कम से कम लीकेज के चांसेस होते हैं, तो वो रबर लिक्विड डैम बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है। मैग्निफिकेशन, काश कि मैं माइक्रोस्कोप खरीद सकूं। मेरी अल्लाह ताला ने हमेशा मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, और ये छोटी सी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह सर ये भी पूरी पूरी हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मॉडर्न डे एंडोडोंटिक्स। 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, एक लूप्स की सूरत में और एक माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं, यू हैव लूप्स। अच्छा, लूप्स में हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक टेलीस्कोपिक होते हैं और एक होते हैं टीटीएल। टीटीएल जो होते हैं वो आपका इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस लेके और उसके अकॉर्डिंगली ग्लास के ऊपर ही उसको पेस्ट कर देते हैं। जो टेलीस्कोपिक है उसको आप फ्लिप ऑन कर सकते हैं। थोड़े से बल्कि होते हैं। मैं हमेशा से आदी हूँ टेलीस्कोपिक का, तो 3.5 से स्टार्ट लिया बैक इन 2008। बहुत कम लोग मैग्निफिकेशन करते थे। जब मैंने लिया तो बड़ा मैंने मजाक और लोगों के टॉन्ट बर्दाश्त की है, ड्रामेबाजी ये वो। एंड ऑफ द डे जोक अपार्ट, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपका जो पोस्चर है दैट शुड बी स्ट्रेट। हम डेंटिस्ट हैं, हमें 2 चीजें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं, बैक एक और नेक एक। हम अमूमन डेंटिस्ट्री करते हुए अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं। तो मैग्निफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप लूप्स लगाते हैं तो आपकी बैक स्ट्रेट रहती है, आपकी नेक थोड़ी सी मूव करती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बट जब आप माइक्रोस्कोप पे काम करते हैं तो आपकी बैक और नेक दोनों स्ट्रेट होते हैं, तो आपका स्ट्रेन कम पड़ता है। आप लोग स्टार्ट करें विद 2.5 और 3.5, मगर कोशिश करें कि अच्छे वाले खरीदें। अच्छे वालों से मुराद ये नहीं है कि आप 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख 6 लाख वाले लें। अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी, इफ यू कैन गेट द बेस्ट वन। बट मेरी हम्बल ओपिनियन ये है कि 35-40,000 में आपको अच्छे लूप्स मिल जाते हैं। और जो 10,000 या 15,000 की रेंज में है उनका प्रॉब्लम ये है कि वो दिखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, बट उनकी जो
परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है। उसका मेन मैं आपको भी बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या होता है। जब आप फोकस करते हैं तो उसकी जो पेरिफ्री है वो आपको ब्लर्ड नजर आती है, सही। और जो सेंटर है वो भी आपको हेजी सा नजर आता है। जो हम्म। अच्छी क्वालिटी का आपका लूप होगा जी सर। उसमें आपका सारी चीज क्रिस्पी क्लियर होगी। तो ठीक। इसलिए हमेशा अच्छा लूप खरीदें और उसको अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं। यकीन करें कि बाज दफ़ा मुझे ओरिंग्स भी चेंज करने होते हैं तो अब मैं लूप्स के बगैर नहीं कर पाता हूँ, इतनी वो एक हैबिट डेवलप हो गई है। तो एनीवे, मैग्निफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर गुड एंडोडोंटिक्स। सर एक थोड़ा यहाँ पे बात पूछूंगा आपसे। सर क्योंकि लूप्स है ना, हम लोग अभी हाउस ऑफिसर्स हैं, हम लोगों को तो मतलब अभी लूप्स तक हम रसाई हासिल हुई नहीं, खैर। लेकिन तो दिल तो करता है जब सारों को देखते हैं, आपको देखते हैं, बाकी एंडोडोंटिस्ट को, के सबने लूप्स लगाए होते हैं, तो हम भी पहने, हम भी काम करें। तो और सर वैसे मैंने एक नोट की है चीज, शायद आप इससे एग्री करें ना करें, जब हम खुद क्लिनिकली मतलब इसको डायरेक्ट विजन से सर देख रहे होते हैं ना खुद को, जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं एक्सेस कैविटी सारा कुछ रूट कनाल करते वक्त, तो सर मेरी तो ये है कि मैं जब एक पेशेंट कर लेता हूँ, दो पेशेंट करता हूँ, तो मेरी तो उस पूरा दिन मेरी आंखें दर्द करती रहती हैं इस तरह के। मैं क्योंकि एक जगह पे फोकस होता है ना मेरा, कि मैंने एक तो एक्सेस कैविटी सही बनानी है, और वो अपनी फाइलिंग के दौरान तो मेरा तो मेरी आंखें काफी देर दर्द होती हैं। और अब दूसरा ये कि मुझे बताएं, ये इसी वजह से कि ये मैग्निफिकेशन हमारी अल्लाह ताला ने आंख ऐसी रखी है कि ज्यादा उससे ज्यादा दूर नहीं देख सकती। हम कोशिश करते हैं कि हमें कैनाल की ओरिफिस भी नजर आ जाएं, वो सब कुछ है, लेकिन काफी चीजें नहीं नजर आती। और जब आप ऊपर कर रहे होते हो ऊपर के दांतों को, तो बेसिकली इनडायरेक्ट विजन के बगैर तो काम होता ही नहीं ना, तो हमें फिर माउस मिरर को पकड़ के देखना पड़ता है। तो वैसे आपका क्या ख्याल है कि लूप्स लगा के फिर ज्यादा बेहतर काम हो जाता है, मतलब मसला नहीं होता है ऐसा चीज में? देखिए, नेकेड आपका सबसे अच्छा जो क्रिटिक है ना वो आप खुद है। ठीक। ठीक है। आ, मैं अपने पुराने केसेस खुद देख के उसमें से गलतियां निकाल रहा होता सही। हूँ। मैग्निफिकेशन का एडवांटेज ये होता है कि आपको अपनी छोटी छोटी सी बारीकियां भी नजर आ रही होती है हम्म। कि आपने अपनी लिमिटेशंस को कहाँ तक रखना है। एक्सेस कैविटी में आपने वैसे रेस्टोरेटिव प्रोसीजर भी करना है तो कैविटी कैसी बनानी है, केरीज कहाँ कहाँ पे है, हम्म। केरीज अच्छा, मार्जिन्स पे बाज दफा स्टेन्स होते हैं जिससे हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि वो केरियस लीशन है, तो वो लूप्स में क्लियर हो जाती है। सही। ऑब्वियसली जब आप नेकेड आई पे काम कर रहे होते हैं तो आपका स्ट्रेन ज्यादा होता है आंखों पे। जी ठीक सर। है। और आप एंथुजियास्टिक होते हैं कि यार मैंने अच्छा काम करना है। ऑब्वियसली अच्छे प्रैक्टिशनर के लिए जरूरी है कि वो अच्छा काम करे, जी सर। और उसकी ख्वाहिश भी यही होती है और उसका एम भी यही होता है। हम्म। आप जब नेकेड आई पे काम करते हैं तो ऑब्वियसली आप उससे वो काम लेने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि मैग्निफिकेशन ने एक्चुअली करना होता है। हम्म। ठीक है। जब आप लूप्स लगा के काम करेंगे तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे कि आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ा है, कम हुआ है, बड़ा है, आपकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हुई है, हम्म। आपके लिए कितना आसान हो गया है काम करना। ठीक ठीक है। हो गया। स्टार्ट में प्रॉब्लम होता है क्योंकि आपका डिस्टेंस आपके बिल्कुल करीब नजर आ रहा होता है आपको, हम्म। तो आपके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। आप नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहे होते हैं, वो समटाइम पेशेंट की चीक पे लग रहा होता है, नोज पे लग रहा होता है। तो हम्म। मैं शुरू शुरू में ये करता होता था कि मैं पेशेंट की ओरल कैविटी के पास इंस्ट्रूमेंट ले जाके फिर उसको फोकस करके और फिर उस तरह इंस्ट्रूमेंटेशन करता था। सही। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे रिफ्लेक्सेस बिल्ट होते गए और फिर वो अब ये होता है कि एग्जैक्टली उसी तरह ही इंस्ट्रूमेंट उसी जगह चला जाता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, लूप्स लेते हैं बड़े शौक से, बट वो उनके रिफ्लेक्सेस नहीं बनते, वो ये छोटी सी मिस्टेक को फॉलो नहीं कर पा रहे होते और वो फिर उसके बाद लूप्स उतार के रख देते। तो आप जब स्टार्ट करें तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि आपने लूप्स जब लगा रहे हैं तो आपने पहले अपनी इंस्टिंक्ट बिल्ड करनी है कि हम्म। आपके हाथ और आंखों की कोऑर्डिनेशन लूप्स के साथ कैसे होनी है। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप पहले इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा एंगल ऐसे करके इंस्ट्रूमेंट को ओरल कैविटी तक ले जाएं, फिर उसके बाद आप उसको लूप्स के अंदर फोकस करें और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन करें। सही सर। तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह। क्लिनिकल टिप्स अबाउट आइसोलेशन एंड मैग्निफिकेशन, और
हाँ, इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो मुझे बड़ा पसंद है, माइक्रोस्कोप विल बी आइसिंग ऑन केक ऑब्वियसली। अच्छा, एक्सेस कैविटी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, आपने इसके अंदर एक्सेस कैविटी आप क्यों बना करते हैं? आपने पल्प चेंबर तक पहुंचना है, और पल्प चेंबर तक आपने पहुंचना है, आपने केरीज को भी रिमूव करना है, आपने डेंटीन को भी प्रिजर्व करना है ताकि मिनिमम पे केरी जो आपकी डेंटीन है वो सेक्रीफाइस हो। आपने मैक्सिमम टूथ स्ट्रक्चर को कंजर्व भी करना है ताकि रेस्टोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इम्पोर्टेंस हो। और उसके अलावा आपका जो है वो आपने कैनाल्स को इंस्ट्रूमेंटेशन भी करनी है और इरिगेट भी करना है। सो ये 5 पॉइंट्स जो है एक्सेस कैविटी के इम्पोर्टेंट है। हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप जब एक्सेस कैविटी प्लान करते हैं तो मैं सब इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपका जो रेडियोग्राफ है वो बहुत सारी चीज आपको बताता है, ठीक है। जो ट्रिक है वो बड़ा आसान सा है और नॉर्मली ओवरलुक किया जाता है। जब आपके पास मैंने आपको बताया कि हम रूट को दो हिस्सों में, टूथ को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, क्राउन पार्ट एंड रूट पार्ट। आपने एक्सेस कैविटी में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें लॉज हैं, 8 लॉज हैं, ठीक है। वो बड़े इंपॉर्टेंट है लॉज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो ये है कि आपका जो रूट जो पल्प चेंबर है वो जस्ट और स्लाइटली बिलो द लेवल ऑफ सीमेंटो इनेमल जंक्शन है, ठीक है। अच्छा, आपके पास बाज दफा सिनेरियो ये आता है, आपको हेल्दी टीथ बहुत कम मिलेंगे, आपको हमेशा चैलेंजिंग टीथ मिलेंगे, किसी की कस उड़ी हुई है, किसी का वॉल टूटी हुई है, किसी का कुछ है। आपने सबसे पहले ये करना होता है कि आपने अक्लूजल रिडक्शन कर दी, एनेस्थीसिया दिया और अक्लूजल रिडक्शन कर दी ताकि उसका प्लेटफॉर्म फ्लैट हो जाए। उसके बाद आपने या तो आप पेरियो प्रोब ले लें, और पेरियो प्रोब लेके उसको आप पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ टूथ रखें, अपने अक्लूजल रेफरेंस पॉइंट से लेके सीमेंटो इनेमल जंक्शन तक, और उस लेंथ को मेजर कर लें। वो नॉर्मली आपको एग्जैक्ट आइडिया देगा कि आपने कितनी पेनिट्रेशन करनी है। तो आपका पेनिट्रेशन करेंगे तो आपका रूफ ऑफ पल्प चेंबर को आप टच कर लेंगे, ठीक है। उसमें आपका जो चांसेस होते हैं गाउजिंग के, एक्स्ट्रा जो आप डेंटीन को रिमूव कर देते हैं या बाज दफा आप परफोरेशन करने के करीब चले जाते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो आपने अक्लूजल सरफेस और सीमेंटो इनेमल जंक्शन का डिस्टेंस मेजर कर लेना है विद द हेल्प ऑफ पेरियो प्रोब, और राउंड बर के ऊपर या तो मार्क कर लें उस लेंथ को, या उसके ऊपर रबर स्टॉपर उधर तक लगा दें, ठीक है। तो फिर जब आप पेनिट्रेट करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, जब आप एक्सेस कैविटी बनाते हैं तो 2 चीजों का ध्यान रखना है, क्या पेशेंट ओल्ड एज है या यंग एज है। यंग एज है तो उसका जो चेंबर है वो एट द लेवल या स्लाइटली अबव द सीमेंटो इनेमल जंक्शन होगा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो चेंबर जो है वो कैल्सिफाई होता जाता है, उसकी जो विड्थ है वो कम होती जाती है, समटाइम आपको एक स्लीक सी लाइन नजर आती है, तो वो आपने रेडियोग्राफ में एनालाइज करनी होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपने मेजर करना है। अच्छा, एक बड़ी कॉमन सी चीज है, आपको सीनियर्स ने बताया होगा, आपके टीचर्स ने बताया होगा कि जब आप एक्सेस कैविटी करते हैं तो आपको एक ड्रॉप इन फीलिंग आती है। वो जो ड्रॉप इन फीलिंग आती है उसका मतलब ये होता है कि आप चेंबर के पास, ठीक है। ये सर बर्ड बर्ड ऑनेस्टली, हाँ, ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। नहीं आएगी सर, नहीं आती, बहुत कम ही, नहीं। 1-2 दफा आई है मुझे मुश्किल से, लेकिन नहीं आएगी, सच्ची में नहीं आती हाँ, जी सर। उसका तरीका यही है कि जब आप उसकी मेजर कर लेंगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी।
आपकी परफोरेशन कभी भी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, जब आप परफोरेशन सॉरी जब आप ड्रॉप इन कर देते हैं चेंबर के अंदर, तो उसके बाद आपने उसको एक्सटेंड करना होता है मीजियली और डिस्टली। अगर आपने डिस्टल साइड से कैविटी बनाई है तो आपने मीजियल साइड पे जाना है, मीजियल साइड से है तो आपने डिस्टल साइड पे जाना है। तो आप रूफ को डी रूफ कर देंगे। ठीक है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ प्रोब आप कैविटी के अंदर डाल के देखें आपको कहीं ओवरहैंग्स तो नहीं नजर आ रहे रूफ के। जब आपको ओवरहैंग्स नजर आ रहे हैं तो उसके लिए एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, एंडोजी बार होती है जो नॉन कटिंग टिप के साथ होती है। वो आपके फ्लोर को डैमेज नहीं करती बट आपकी वॉल्स को राउंड ऑफ कर देती है, जो ओवरहैंग्स हैं उनको रिमूव कर देती है। दूसरा उसका हल ये है कि आपके पास अल्ट्रासोनिक टिप्स, अच्छा अल्ट्रासोनिक टिप अगर आपके पास जो रिकमेंडेड है वो नहीं है तो आप इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप सिंपल ये करें कि जो आप जिससे स्केलिंग करते हैं जिस टिप के साथ, उस टिप को भी यूज कर सकते हैं पानी बंद करके, और उसको बकोलिंगुअली वॉल के साथ फेरेंगे तो उससे बहुत अच्छी ट्रिमिंग हो जाती है विदाउट डैमेजिंग द फ्लोर। क्योंकि फ्लोर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने उससे मैपिंग करनी है कनाल्स की कि कहाँ कहाँ कनाल मौजूद है। ठीक है। सो अच्छा, स्ट्रेट लाइन एक्सेस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रेट लाइन एक्सेस इसलिए ज़रूरी है कि आपने जब आप मेजरमेंट लेते हैं, अगर आपकी स्ट्रेट लाइन एक्सेस नहीं बनी हुई, आपकी जो वॉल्स हैं दे आर नॉट पैरेलल टू द ऑरिफिस। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप फाइल डाल के मेजरमेंट लेते हैं और जब आप प्रेपरेशन कर रहे होते हैं तो प्रेपरेशन करते हुए आप वॉल को भी ट्रिम कर रहे होते हैं। अगर आपने ट्रिमिंग नहीं की हुई तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपने इस एंगल पे पहले मेजरमेंट ली, ग्रेजुअली आपकी फाइल मूव करते करते प्रेपरेशन करते करते पैरेलल टू द वॉल हो जाती है। तो आपकी जो रीडिंग है वो वेरी कर जाती है। आपने इस एंगल पे ली थी तो 20 थी, इस एंगल पे ली तो 20 पे आपका ऊपर जा रहा होता है। आप 20 की लेंथ को अटेन करने लगते हैं तो आप एपिकल एरिया क्रॉस कर जाते हो। तो इसलिए पैरेलल अगर आपकी वॉल होगी तो आपके लिए लेंथ लेना इजी हो जाएगा। अच्छा जी, डेंटिनल चिप या डेंटिनल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है मोलर्स के अंदर, स्पेशली लोअर मोलर्स। ये बेसिकली आपको यहाँ मरून से जो नजर आ रहा है ये डेंटिनल ट्रायंगल है। ठीक है। आप जब भी इसको, अगर आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तो आपकी पैरेलल नहीं होगी वॉल। इसको रिमूव करने के दो तरीके हैं। एक तो एंडोजी बर से आप कर सकते हैं, क्योंकि एंडोजी बर जो है उसकी टिप जो है वो नॉन कटिंग है, वो फ्लोर को डैमेज नहीं होगी, डैमेज नहीं करेगी या उस पर स्क्रैचेस नहीं आने देगी। और दूसरा ये है कि अल्ट्रासोनिक टिप के साथ आप इसको रिमूव कर सकते हैं ये वाली जगह को। ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम्स। हाँ, अब आपने जो परफोरेशन की बात जो मैंने आपसे पहले भी बात की थी, एक बात ज़हन में हमेशा रखें कि एक वैल्यू जो है मोलर्स के अंदर वो स्टैटिक है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होती। और वो ये है कि फर्केशन एरिया से फ्लोर ऑफ द चेम्बर जो आपकी मेजरमेंट आ रही है वो ऑलमोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है। आपकी जो आपकी वेरी करती है वो आपका ये ई वाला पार्ट करता है। ठीक है। क्योंकि एट्रीजन हो जाती है, डैमेज हो जाता है कस्प, तो ये आपकी डैमेज वेरी करती है। बट फर्केशन से फ्लोर तक जो रीडिंग है ना ये आपकी कांस्टेंट होती है। ठीक है। उसका मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने बर के साथ मेजरमेंट ले लेनी है और उसके साथ आप कर सकते हैं। इसके अंदर वही एक्सप्लेन हुआ होगा। अच्छा, डिफरेंट इसके अंदर अब हमारे पास एक्सेस
कैविटी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेनिट्रेशन, एनलार्जमेंट एंड री रिफाइनमेंट। ठीक है, पेनिट्रेशन हमने बार के साथ कर ली, इनलार्जमेंट हमने बार के साथ कर ली, एंड रिफाइनमेंट हमने विद द हेल्प ऑफ एंडोजी बार कर ली, ताकि वो उसकी इवन हो जाए। DG16 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कनाल ऑरिफिस लोकेशन। अब आपने ये जो रेडिकुलर एक्सेस के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। रेडिकुलर एक्सेस का मतलब ये है कि कनाल ऑरिफिस जो है आपने उसको वाइड करना है, ताकि आपकी फाइल्स जो है वो इजीली जाए, ग्लाइड पाथ इजीली बन सके, और आपको जब आपने बायोमैकेनिकल प्रेपरेशन करनी है तो फाइलिंग में इजी हो। होता ये है कि कनाल ऑरिफिस ऊपर से राउंड होती है, बट नीचे से वो स्लाइटली उसमें कॉनकैविटी होती है, ये जगह इंटरेस्ट देती है। ठीक है, आप पहले जीजी यूज करते होते हैं, जीजी का जमाना तकरीबन खत्म हो गया है। गेट ग्लिडेंस का, गेट ग्लिडेंस का इसलिए जमाना तकरीबन खत्म हो गया कि वो रिजिड बहुत ज्यादा है, और उसमें परफोरेशन होने के या गाउजिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब आप रोटरी फाइल ओपन करते हैं, खासतौर पे प्रो टेपर, तो उसमें सेट ऑफ 6 होता है। वन इज ऑरिफिस वाइडनर होता है, SX, देन यू हैव 2 शेपर्स एंड 3 फिनिशर्स। ठीक है, जो SX है वो उसलिए आप यूज करते हैं, SX का मतलब यही है कि आपने किनार ऑरिफिस को सिर्फ वाइड करना है, उसका मकसद ये नहीं होता कि आपने फुल लेंथ तक उसको इंसर्ट करना है। हमारे यहाँ 90% लोग ये गलती करते हैं कि जब ऑरिफिस जो SX है उसको यूज करते हैं तो अक्सर तोड़ देते हैं। उसका रीजन ये है कि उसकी लेंथ होती है 17 फंक्शन, जो वर्किंग लेंथ है वो 17 है। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट रूट भी है तो उसके अंदर हम 17 तक तो कम से कम प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसकी टिप बहुत डेलिकेट होती है, वो टूट जाती है। आपने इसको 3 to 4 मिलीमीटर इंसर्ट करना है। आपने कनाल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, कॉर्नल, मिडल एंड एपिकल थर्ड। कॉर्नल थर्ड जो है उसकी चारों वॉल्स के साथ ब्रशिंग मोशन में आपने इसको यूज करना है। आपने इसको फुल लेंथ में इंसर्ट करना है। जब आप फुल लेंथ इंसर्ट करेंगे, नीचे टेपर लॉक होगा, ये टूट जाएगी और आप डिसआर्ट हो जाएंगे। तो जब भी आप इसको यूज करें, आपने इसको 3 to 4 मिलीमीटर इन द कॉर्नल पार्ट यूज करना है, और हर वॉल के साथ इंसर्ट करके आउटवर्ड ब्रशिंग मोशन में उसको निकालना है, तो आपका कनाल ऑरिफिस वाइड हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट इंटीरियर पोस्टीरियर्स के लिए एक्सेस ओपनिंग्स हैं। इस पे अगर हम डिटेल्स में चले गए तो ये बहुत एक्सटेंसिव है। मैं इनकी पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अमूमन आप इनको मेमोराइज कर लीजिए ताकि आपको आइडिया हो। सर एक मिनट सर, यहाँ पे सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ सर, इसको ना ठीक है, आप इसको एक दफा यहाँ तक बस कर लें। एक दफा इसको दोबारा ना, मतलब हम छोटी सी 5-1 मिनट की ब्रेक लेते हैं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर एक तो 8 बज रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे ना लाइट कभी कभी चली जाती है मेरे एरिया में, तो ये रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए। रिकॉर्डिंग बंद होगी तो मतलब जो हमने इतनी देर मेहनत की है तो सारी जाया जा सकती है। ठीक है, नहीं, तो मैं आप ब्रेक ले लें। हाँ 5 मिनट की मैं ब्रेक लेता हूँ, दोबारा इसी को रिकॉर्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा ठीक स्टार्ट है, कर लेते हैं। ठीक है सर, चलो ठीक है। चलो ठीक है सर, शुक्रिया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जी सोने।